ट्रंप पर 2 साल में तीसरी बार जानलेवा हमला। वो आखिर कौन है वो लोग जो अमेरिका में ही ट्रंप को हटाना चाहते हैं? जिस तरह से 31 साल के शूटर कोल थॉमस एलन ने भेड़िया स्टाइल में ट्रंप को गोली मारने की कोशिश की, उससे अमेरिका की सुरक्षा खुफिया एजेंसी की पोल खुल गई। खुद ट्रंप को ही समझ नहीं आ रहा कि उनकी जान ईरानी लेना चाह रहे हैं या फिर अमेरिकी। ट्रंप पर शूटर भेड़िए का हमला, 5 मिनट में हिल गया वॉशिंगटन। लगभग 80 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बाल बाल बचे हैं। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जिस तरह से 31 साल के शूटर कोल थॉमस एलन ने हमला किया, उसने अमेरिका के सुपर पावर तमगे और कई हाई सिक्योरिटी की पोल खोल कर रख दी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमलावर का ईरानी कनेक्शन हो सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ट्रंप की जिंदगी सिर्फ 20 से 50 मीटर की दूरी से बची है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग ने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया। शनिवार 25 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पत्नी मेलेनिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। और जब हमला हुआ तो पता चला कि 5 घंटे तक चलने वाली पार्टी हमला होते ही सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई। सबसे हैरान करने वाली खबर ये रही कि ये ईरान की तरफ से कोई लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, जिसका मकसद था राष्ट्रपति ट्रंप को मारना। ट्रंप पर हुए इस हमले ने जहां अमेरिका की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस हमले के दौरान अमेरिका की बेहद शर्मनाक करतूतें भी सामने आई है। जिस वक्त ट्रंप, उनकी पत्नी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, ठीक उसी वक्त पार्टी में मौजूद अमेरिकियों में शराब लूटने की होड़ मची हुई थी। ये तस्वीरें पूरी दुनिया भर में वायरल हो रही है। जिस देश के राष्ट्रपति पर हमले की कोशिश की गई हो, उस जगह पर अमेरिकी शराब लूटने में जुटे हुए थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था चाहे भले ही जान चली जाए, लेकिन शराब बचकर ना जाने पाए। वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में हमला, 5 घंटे की पार्टी 5 मिनट में खत्म। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। 25 अप्रैल शनिवार शाम को इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलेनिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक हमलावर ने होटल हिल्टन के बॉल रूम के बाहर फायरिंग की। ट्रंप और गेस्ट बॉल रूम के अंदर थे। ट्रंप ने बताया कि हमलावर को पकड़ लिया गया है। पहले खबर आई थी कि हमलावर को मार गिराया गया। हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ, सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई, सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से काम किया। जिस अफसर को गोली लगी वो सुरक्षित हैं, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था। हमलावर के पास पावरफुल गन थी। लगभग 5 घंटे चलने वाली पार्टी हमला होते ही सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution. लेबनान और इजराइल में सीजफायर के बीच नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने आईडीएफ को हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दे दिया है। और इस बीच लेबनान में आज भी इजराइल की सेना ने कई हमले किए। लेबनान सरकार के अनुसार इन हमलों में कम से कम
4 लोगों की मौत हो गई है। और इधर हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए उत्तरी इजराइल में रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया। इजराइल और लेबनान में जंग के बीच ईरान से बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। वॉशिंगटन में ट्रंप पर हमला। तेल अवीव से हिजबुल्लाह पर प्रहार। क्या दुनिया किसी बड़ी जंग के दरवाजे पर खड़ी है? या ट्रंप पर हमले के बाद नेतन्याहू सबसे बड़ा पलटवार करने जा रहे हैं? הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बड़े खेल की शुरुआत? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, एक हाई प्रोफाइल गाला डिनर, दुनिया की सबसे ताकतवर राजनीति का मंच, और अचानक गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। निशाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। No, I mean, he was a guy who looked pretty evil when he was down. You know, they had him down. He was fighting hard. He was in my opinion, a sick person. इस हमले की खबर पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैल गई और ठीक उसी वक्त इजराइल से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पूरी ताकत से हमला करें। सीज फायर के बाद भी इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग चल रही है। दक्षिणी लेबनान में गोलीबारी जारी है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए एक रॉकेट और ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया, जबकि दूसरा रॉकेट खुले मैदान में गिरा। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर हमले के लिए फाइबर ऑप्टिक गाइडेड एफपीवी का इस्तेमाल किया, यानी ऑपरेटर ड्रोन की नाक पर लगे कैमरे से लाइव वीडियो देख रहा था। खास बात यह है कि इस ड्रोन के पीछे एक छोटा स्पूल लगा होता है जिसमें बहुत पतला फाइबर ऑप्टिक केबल लिपटा रहता है। जैसे जैसे ड्रोन आगे उड़ता है, केबल खुद ब खुद खुलता चला जाता है। फाइबर ऑप्टिक की वजह से इसके सिग्नल को जैम करना मुश्किल होता है। और ईरान से डील करने के लिए अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान तक का सहारा ले चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। हॉर्मुज का संकट जिसका तस बना हुआ है, ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल अब शुरू होता है, क्या दुनिया एक नए टकराव के पैटर्न में घुस चुकी है? पिछली बार 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान उन पर हमला हुआ था, जिसमें उनके कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी। अब वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में उन पर हमला हुआ। पिछली बार जब हमला हुआ तो ट्रंप गुस्से में थे। उन्होंने हमलावर का स्टेज से ही चीखकर जवाब दिया। इस बार वो सीधे टेबल के नीचे हुए और सीक्रेट सर्विस के जवान उन्हें रेस्क्यू करके ले गए। पिछली बार जब हमला हुआ तो वो राष्ट्रपति चुनाव की रेस में सबसे आगे थे। हमले के कुछ महीने बाद ही वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन इस बार जब हमला हुआ तो वो ईरान के साथ सीधी जंग में उतरे हुए हैं। इस जंग में इजराइल को छोड़कर कोई भी देश सीधे उनके साथ नहीं खड़ा है। ईरान से डील करने के लिए वो पाकिस्तान तक का सहारा ले चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। हॉर्मुज का संकट जस का तस बना हुआ है। ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। और इस बार भी उन पर हुए हमले के बाद उनके करीबी माने जाने वाले नेतन्याहू ने न सिर्फ संवेदना प्रकट की, बल्कि इसे हैरान करने वाली घटना बताया।
גם אני ורעייתי הזדעזענו לשמוע על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו. אנחנו שמחנו שניהם יחד עם בכירי הממשל האמריקני, יצאו ללא נגע. אין מקום לאלימות, לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף. जब भी कोई बड़ा हमला होता है तो उसके बाद कोई और बड़ा फैसला लिया जाता है। वॉशिंगटन में हमला और उसी वक्त मिडिल ईस्ट में सैन्य आदेश। क्या ये सिर्फ टाइमिंग है? क्या किसी बड़े एक्शन से पहले दुनिया का फोकस डाइवर्ट किया जा रहा है? क्या नेतन्याहू ने मौका देखकर हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल स्केल ऑपरेशन का दरवाजा खोल दिया है? और क्या इस जंग में नेतन्याहू के साथ कोई है भी, या उन्होंने अकेले ही जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है? लेकिन क्या अकेले हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना इजराइल के लिए मुमकिन होगा? हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं, ये ईरान की फ्रंट लाइन ताकत है। और अगर उस पर फुल अटैक होता है तो क्या ईरान सीधा जवाब देगा? अब सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर अमेरिका के अंदर हमला होता है और उसी वक्त उसका सबसे बड़ा सहयोगी इजराइल युद्ध बढ़ाता है, तो क्या अमेरिका को मजबूरी में इस जंग में उतरना पड़ेगा? और अगर अमेरिका उतरा तो क्या ये जंग रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल हो जाएगी? אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון, וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום, אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना है, तो क्या ये वही प्लान है? पहले गाजा, फिर लेबनान और आगे? क्या नेतन्याहू युद्ध के कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं? और इससे तीन बड़े सवाल भी उठते हैं। क्या ट्रंप पर हमला सिर्फ हमला है या मैसेज? क्या हिजबुल्लाह पर हमला युद्ध का अगला चरण है? क्या दुनिया जंग के एक नए चक्रव्यूह की तरफ बढ़ती जा रही है? वॉशिंगटन में चली गोलियां, तेल अवीव से उठता धुआं, दो अलग अलग जगह, लेकिन सवाल एक ही है, क्या ये दुनिया का नया युद्ध अध्याय है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की चेतावनी? हमला अमेरिका में, असर पूरी दुनिया पर, ट्रिगर कहीं भी, विस्फोट हर जगह। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? और तेहरान के खंडरों में जो धुआं उठ रहा है वो इस बात का गवाह था कि नेतन्याहू का खून से सना ग्रेटर इजराइल का सपना पीछे हटने वाला नहीं। ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं, वजूद की जंग है, जो सभ्यताओं की, दो सभ्यताओं की जंग है। लेकिन दो सभ्यताओं की जंग की आग में पूरा पश्चिम एशिया और सेंट्रल एशिया आ चुका है। क्या है ये पूरी खबर, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें कुछ समय पहले की हैं। नेतन्याहू लेबनान में जमीन के उस हिस्से पर खड़े थे जहां पर हिजबुल्लाह का कब्जा था। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन चलाया और 10 किलोमीटर के हिस्से को मिलिट्री जोन बनाया, और अब इजराइल चाहता है कि लेबनान उसकी सेना को यहां बैठने दे। נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה ללבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים. काम अभी बाकी है। मतलब नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से गाजा पट्टी पर 90% हिस्सा कब्जा कर लिया गया है, उसी तरह लेबनान में भी इजराइल की मौजूदगी बढ़ानी होगी, तभी नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का ब्लड ड्रीम पूरा होगा। 7. ביססנו רצועות ביטחון עמוק מעבר לגבולותינו. בעזה
בלמעלה ממחצית שטח הרצועה. בסוריה, מכתר החרמון ועד הירמוך. ובלבנון, באזור חיץ נרחב שמסכל את איום הפלישה. ये तस्वीरें देखिए। 5 सितंबर 2025 को हमास से लंबे समय तक लड़ने के बाद नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि इजराइल अब गाजा को छोड़ने वाला नहीं है। वो अपनी उसी स्टाइल में थे जिसमें वो अक्सर मैप दिखाकर बातें करते हैं और दावे किया करते हैं। गाजा नहीं छोड़ना मतलब ग्रेटर इजराइल का एक मोर्चा इजराइल ने जीत लिया। इतना ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके लिए अमेरिका को भी मना लिया और वॉशिंगटन में खड़े होकर ऐलान किया कि गाजा पर इजराइल का कंट्रोल जारी रहने वाला है। Gaza will be demilitarized. Israel will retain security responsibility, including a security perimeter for the foreseeable future. And lastly, Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. यानी जैसे गाजा को बर्बाद करके येलो लाइन खींची गई, वहां की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जैसे लेबनान के 10 किलोमीटर के दायरे को रेड लाइन खींचकर अपना बताने लगे सीरिया में दावे कर रहे हैं, तो वहीं इरादा ये है कि यमन और ईरान का भी गाजाफिकेशन कर दिया जाए। और यही वजह है कि दावे किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू अमेरिका को खींचकर ईरान में जंग के लिए लेकर आए, ताकि ईरान में ना सिर्फ रिजीम बदले बल्कि अमेरिका परस्त ऐसी सरकार आए जो इजराइल के इशारे पर काम करे। भूमध्य सागर से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा तक इजराइल का राज हो। बीच में आने वाले अरब देशों के लिए नेतन्याहू के पास एक दूसरा प्लान है। फिलहाल ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, लेकिन इस बीच गाजा के येलो लाइन के बाद लेबनान में अब लितानी नदी तक के हिस्से को इजराइल अपना कहने लगा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने साफ कहा कि इजरायली सेना लेबनान के दक्षिण में लितानी नदी तक के पूरे इलाके पर कब्जा करेगी और एक डिफेंसिव बफर जोन बनाएगी। ये लितानी नदी लेबनान के अंदर इजरायली सीमा से लगभग 30 किलोमीटर अंदर तक है। यानी नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में हुए समझौते को भी तोड़ने को तैयार हैं। हम उस पॉइंट पे हैं जहां से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है लेबनान का कैपिटल बेरूत, और साथ ही जेरूसलम 205 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो बॉर्डर है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, और ये वो एग्रीमेंट है जो 1949 में हुआ है। मैं विजय को कहूं थोड़ा सा आगे आए, यहां पे आप देख सकते हैं द इसराइल लेबनान आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट जो 1949 में हुआ था, और इसी पॉइंट पे ये एग्रीमेंट हुआ था। और इसमें कहा गया था कि जो IDF will pull back from 14 villages in South Lebanon, as well as the Lebanese army withdrawal from Rosh Hanikara. ये रोश हनीकारा एरिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ये रोश हनीकारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ही 1949 का एग्रीमेंट हुआ था इसराइल और लेबनान के दरमियान। ये दिखा रहा है कि अब इजराइल के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की कोई अहमियत नहीं रह गई है। इजराइल पश्चिम एशिया का भूगोल बदल रहा है ताकि कोड ऑफ ग्रेटर इजराइल को लागू किया जा सके, भले ही धीरे धीरे ही सही।